Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यानी PYQ डिस्कस करेंगे हम आपके पेपर 1 की यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड का UGC नेट एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो आपके UGC नेट JRF एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। हम यहाँ पर टॉप 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल क्वेश्चंस आपके लिए प्रूफ होंगे। इसके अलावा हम ऑलरेडी काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने हमारी वो पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो UGC नेट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। गाइज, अगर हम बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड की तो टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 1 में हमने सारे कंसेप्ट्स को क्लियर किया है। जिन जिन टॉपिक्स से क्वेश्चंस आते हैं उन टॉपिक्स को नोट्स वाइज आप कह सकते हो हमने आपको वीडियो प्रोवाइड की है। अगर आपने हमारी वो वीडियोस भी नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट टर्न से रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट 2 कंटिन्यू करेंगे, उसके सारे पार्ट्स को कवर, सारे कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। So the first question for our session is, which of the following is an instructional scenario where a learner is placed in a world defined by a teacher? मतलब यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं और आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा इंस्ट्रक्शनल सिनेरियो है जहाँ पर कि अधिगमकर्ता को एक ऐसे वर्ल्ड में रखा जाता है जो कि उसके टीचर के द्वारा डिफाइन किया गया है। तो सिमुलेशन हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो गया, केस स्टडी हो गया एंड असाइनमेंट्स हो गया। तो देखिए, अगर हम बात करें असाइनमेंट्स की तो असाइनमेंट जो है वो लर्नर कैसे प्रिपेयर करता है इटसेल्फ, यानी खुद से प्रिपेयर करता है, खुद से बनाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि टीचर के द्वारा बनाए गए असाइनमेंट्स में वो अपना नेम मेंशन करता है, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए असाइनमेंट्स जो हैं वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। दूसरा केस स्टडी है, तो केस स्टडी हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर थिंग के, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन की मेडिकल कंडीशंस ले लीजिए, किसी भी कंडीशन के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो ये केस स्टडी भी आपके टीचर द्वारा डिफाइंड वर्ल्ड में लर्नर को यहाँ पर भी प्लेस नहीं किया जा रहा है। तीसरा ऑप्शन है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में आपको बता चुकी हूँ कि टीचर यहाँ पर क्या करता है, टीचर डेमोन्स्ट्रेट तो करता है, लेकिन डेमोन्स्ट्रेट टीचर करता है बट कोई भी अपने पास से वो यहाँ पर फैक्ट्स या इन्फॉर्मेशन नहीं डाल सकता। यहाँ पर जो भी फैक्ट्स या इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट अक्वायर करेगा वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि टीचर जब कोई भी कुछ भी डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, किसी भी कंसेप्ट को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है तो वो यहाँ पर अपने फैक्ट्स, अपने पॉइंट्स डाल सकता है, बिल्कुल नहीं डाल सकता। जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो कंसेप्ट एक्चुअली में है, उसी कंसेप्ट को ये डेमोन्स्ट्रेट करता है। तो इसमें भी हम नहीं कह सकते कि टीचर द्वारा डिफाइंड वर्ल्ड में हम लर्नर प्लेस कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा ऑप्शन, अब जब तीनों ही ऑप्शन कट हो जाते हैं तो ऑब्वियसली हमारा एक ही ऑप्शन यहाँ पर क्लियर करेक्ट बचता है, दैट इज सिमुलेशन। सिमुलेशन एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर कि टीचर ने जो भी प्लेटफॉर्म बनाया होता है स्टूडेंट उसी प्लेटफॉर्म में रखा जाता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा इंस्ट्रक्शनल वैरायटी है या इंस्ट्रक्शनल सिनेरियो है जहाँ पर कि लर्नर को उस वर्ल्ड में रखा जाता है जो कि उसके टीचर के द्वारा डिफाइन किया गया होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हिंदी में देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्देशात्मक परिदृश्य है जहां एक शिक्षार्थी को शिक्षक द्वारा परिभाषित दुनिया में रखा जाता है। तो सिमुलेशन, प्रदर्शन विधि, केस अध्ययन, असाइनमेंट एंड द राइट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सिमुलेशन।
Question number 2, moving from abstract to concrete thinking represents which of the following characteristics of an adolescent learner? अब एक हम adolescent learner की बात करें. adolescent learner it means किशोरा अवस्था में जो भी आपका अधिगम करता है उसकी यहाँ पर बात हो रही है. तो अगर हम बात करें adolescent की, adolescence की, तो आप सभी को पता है इसको क्या कहा जाता है? तनाव और तूफान की अवस्था, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की कंडीशन इसको कहा जाता है, क्योंकि बच्चा यहाँ पर तनाव में रहता है, तूफान में रहता है, क्योंकि बात बात पर उसको गुस्सा आ जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर यही पूछा है कि अगर कोई भी लर्नर अधिगम करता किशोरावस्था में है तो अगर उसको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से कंक्रीट थिंकिंग तक जाना है तो इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक इसको दर्शाती है. अब एब्स्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूँ तो एब्स्ट्रैक्ट क्या है? एब्स्ट्रैक्ट कोई ऐसी चीज़ जो क्या है, जो हमारी इमेजिनेशन में है. कहाँ है? इमेजिनेशन में है, जो हमने देखी नहीं. अब मैं यहाँ पर ये भी कह सकती हूँ कि लव, क्या आप लोगों ने लव देखा है? तो लव भी एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है. हेट, क्या आपने हेट देखा है? ये भी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है. ऑनेस्टी आपने देखी है? नहीं, ये भी क्या है? ये एक एब्स्ट्रैक्ट है. अब इन सब चीज़ों को आपने उनको समझाया, लेकिन बच्चे ने इनको देखा नहीं, सिर्फ क्या किया? इमेजिन किया और फिर इन सब थिंग्स से वो कहाँ पहुँच रहे हैं? कंक्रीट थिंकिंग में पहुँच रहे हैं, यानी सामने से देख रहे हैं. अब सामने से कैसे देख रहे हैं? मान लीजिए ऑनेस्टी है, ठीक है, ऑनेस्टी उन्होंने जान लिया कि ये क्या है, ईमानदारी होती है, उनको दिखाई नहीं दे रही है. उन्होंने अपनी इमेजिनेशन में रखा है कि आपको सच बोलना है, जो चीज़ आपकी है आपको उसी के बारे में कहना है. कंक्रीट थिंकिंग में वो जब पहुँचेंगे, जब उनके सामने मान लीजिए कि उन्होंने देखा क्लास में बैठा है कोई भी स्टूडेंट, उसने देखा जो आगे वाला स्टूडेंट है उसके पॉकेट से 10 रुपीज़ गिरते हैं और पीछे वाला स्टूडेंट वो 10 रुपीज़ देखता है. तो ये 10 रुपीज़ देखना जो है ये कंक्रीट है, लेकिन फिर वो सोचता है कि नहीं, मुझे ये रुपया उठाकर अपने पास नहीं रखने चाहिए, बल्कि इसको बताना चाहिए कि ये तुम्हारे रुपीज़ जो है वो गिर गए हैं, तुम इनको उठा लो. और अगर वो ऐसा करता है तो तब वो क्या करता है? उस एब्स्ट्रैक्ट, जो उसने ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा था, उसके बाद वो कंक्रीट थिंकिंग कर रहा है कि मुझे ईमानदारी से चलना होगा. ठीक है, तो इस तरह का जो कंसेप्ट है उसको कौन सी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर दर्शा रही है? तो यहाँ पर हम देखेंगे सोशल डेवलपमेंट दर्शा रहा है कि बच्चे का सामाजिक विकास हुआ है. सामाजिक विकास होने की वजह से वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से कंक्रीट थिंकिंग पे पहुँच रहा है. नहीं, सामाजिक विकास की तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं हो रही है. मैंने बताया कि आपने कुछ इमेजिन किया था और उस इमेजिनेशन को आप अपने व्यवहार में उतार रहे हैं, कर रहे हैं. अब उसको आप कंक्रीट बना रहे हैं, दृश्यबल मतलब विजिबल बना रहे हैं, जो पहले इनविजिबल था. तो ये आप सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत नहीं आएगा. ये आपका मॉरल डेवलपमेंट. आप मैंने अगर ऑनेस्टी की बात कर दी तो आप एक तरफ जा सकते हैं कि हाँ ये मॉरल डेवलपमेंट है, लेकिन ध्यान से अगर आप देखेंगे ज़रूरी नहीं हर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ऑनेस्टी, लव, हेट ही हो. एब्स्ट्रैक्ट कुछ भी हो सकता है. आपका एयर भी एब्स्ट्रैक्ट है. हवा आपको दिखाई देती है क्या? नहीं, आप उसको फील करते हो. ठीक है, तो ये मॉरल डेवलपमेंट के अंतर्गत इसलिए नहीं आएगा. इमोशनल डेवलपमेंट, तो यहाँ पर कुछ भी इमोशन से भी रिलेटेड नहीं है. जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा कि इस तरह से आपकी जब आप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से कंक्रीट पर पहुंचते हैं तो आपका कौन सा विकास होता है? तो आपका बौद्धिक विकास देखने को मिलता है, क्योंकि कुछ आपने इमेजिन किया, उसको आप अपने व्यवहार में अगर उतार पा रहे हो तो उतार कैसे पा रहे हो? मॉरल डेवलपमेंट की वजह से नहीं, बल्कि आपके बुद्धि के विकास से. आप उस चीज़ को तुरंत कनेक्ट कर रहे हो कि मैंने वो पढ़ा था, मैंने ऑनेस्टी के बारे में पढ़ा था, अब यहाँ मुझे ऑनेस्टी दिखानी है. तो ये आपके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, आपकी बौद्धिक विकास को दर्शाता है. आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा. अमूर्त से ठोस सोच की ओर बढ़ना एक किशोर शिक्षार्थी की निम्नलिखित में से किस विशेषता को दर्शाता है? सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, भावनात्मक विकास. तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा बौद्धिक विकास के साथ. क्वेश्चन नंबर 3 है और ये आपका द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS से जुड़ा हुआ है. ये CBCS हमने पढ़ा था कहाँ पर? अपने इवोल्यूशन वाले कंसेप्ट में. ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि
स्टेटमेंट 1 में बोला है कि जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS होता है नॉट ओनली ऑफर्स द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी कोर कोर्सेज बट ऑल्सो एक्सप्लोर्स एडिशनल एवेन्यूज ऑफ लर्निंग बियॉन्ड दी कोर सब्जेक्ट। तो ये जो CBCS है ये सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देता कि आप कोर सब्जेक्ट्स को पढ़ें, बल्कि ये आपको एडिशनल एवेन्यूज़ को भी एक्सप्लोर करने में मदद करता है लर्निंग के कोर सब्जेक्ट से हटकर। स्टेटमेंट 2 में बोला है CBCS शिफ्ट द फोकस फ्रॉम स्टूडेंट सेंटर टू टीचर सेंटर्ड एजुकेशन। क्या ये जो CBCS है इसने स्टूडेंट से टीचर की तरफ फोकस किया है? नहीं, आपको पता है कि पहले हमारी जो एजुकेशन थी वो टीचर सेंटर्ड थी, बट अब जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है वो स्टूडेंट सेंटर्ड है। अब हमको स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कंडक्ट कराना होता है। तो जैसे ये वाली स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो जाएगी कि CBCS ने स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग से टीचर सेंटर्ड लर्निंग तक को ट्रांसफॉर्म किया है, नहीं। और जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट थी, बिल्कुल ये जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होता है ये सिर्फ हमें अपॉर्चुनिटी नहीं देता कि हम कोर कोर्सेज को ही पढ़ें, बल्कि ये हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि हम और ज़्यादा एडिशनल एवेन्यूज़ को भी एक्सप्लोर करें कोर कंसेप्ट से, कोर स्टडीज़ से थोड़ा, कोर कोर्सेज से थोड़ा हटकर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ जाएगा वो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए के साथ कि स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, लेकिन जो स्टेटमेंट 2 है वो यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे अपने हिंदी में भी इसको एक बारी देखेंगे। तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS न केवल मुख्य पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने का अवसर प्रदान करता है, बल्कि मुख्य विषय से परे सीखने के अतिरिक्त रास्ते भी तलाशता है, आपको एक्सप्लोर कराता है। कथन 2 में देखेंगे कि CBCS अपना ध्यान छात्र केंद्रित से शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर केंद्रित करता है। बिल्कुल नहीं, गलत स्टेटमेंट है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ कि कथन 1 तो सही है पर कथन 2 जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 4, Nowadays the most effective mode of learning is। अगर हम आजकल की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रभावी शिक्षण कहाँ देखने को मिलता है? अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो, ठीक है, हम कहेंगे कि सेल्फ स्टडी इज़ अ गुड थिंग, बट अगर हम बात करें सेल्फ स्टडी की तो सेल्फ स्टडी में क्या होता है, आपके जो भी डाउट्स होते हैं वो क्लियर नहीं होते, आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, क्योंकि आप यहाँ पर अपने कंसेप्ट को फॉर्म करते हैं, ठीक है। और आप वो कंसेप्ट किस बेस पे फॉर्म कर रहे हैं, वो बेसलेस भी हो सकते हैं, ठीक है। और जब कंसेप्ट आपके किसी एक बेस पर फॉर्म होते हैं तो वो आपके स्टेबल रहते हैं, ठीक है। तो आपके सेल्फ स्टडी में आपके डाउट्स भी क्लियर नहीं होते, आपका कंसेप्ट भी क्लियर नहीं होता। बट अगर यहीं पर आपको मिल जाए गाइडेंस, सेल्फ स्टडी कब आपकी हेल्पफुल मानी जाएगी, कब इफेक्टिव मानी जाएगी, जब आपको मिलेगी गाइडेंस। और अगर आपको गाइडेंस मिलने के बाद आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो वो आपकी सिंगल सेल्फ स्टडी में नहीं आएगी। सेल्फ स्टडी की आपने कहीं से गाइडेंस ली, आपने कहीं किसी की हेल्प ली और उसके बाद आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हो। नेक्स्ट है फेस टू फेस लर्निंग। अब फेस टू फेस लर्निंग इन द सेंस कि आप ऑफलाइन मोड ऑफ कोचिंग को सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। ऑफलाइन आप स्टडी कर रहे हो जहाँ पर टीचर आपके सामने है, आप टीचर के सामने हैं, इस तरह की आप लर्निंग कर रहे हैं। तो क्या ये इफेक्टिव मोड ऑफ लर्निंग है? तो ये तो हमारा आदिकाल से चला आ रहा है, स्टार्टिंग से हमारे पुराने समय से गुरु और शिष्य आमने सामने होकर ही स्टडी किया करते थे। और बात हो रही है नाउ-अ-डेज इफेक्टिव लर्निंग, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी भी नहीं है, फेस टू फेस लर्निंग भी नहीं है। अगर हम यहाँ देखेंगे ई लर्निंग, बिल्कुल ई लर्निंग जहाँ पर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ते हो, एक से ज़्यादा टीचर्स से आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कराते हो, अपने डाउट्स क्लियर करते हो और उनमें से आपको अगर आपको लगता है ये टीचर मेरे लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट, मतलब आप टीचर्स, यहाँ पर बात आ रही है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप टीचर्स को खुद से चूज़ करने के लिए खुद से चूज़ करते हैं। अगर हम बात करें ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में अगर आपने एडमिशन ले लिया किसी भी कोचिंग में, आपने कोचिंग का फेम देख के एडमिशन ले लिया था, लेकिन जब आपने
क्लासेस अटेंड की तो आपने पाया कि जो टीचर्स कंसेप्ट आपका क्लियर करा रहे हैं उनके साथ आप कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है हर बच्चा विशिष्ट होता है, हर बच्चा अलग अलग तरह से सीखता है, सबका पेस ऑफ लर्निंग सेम नहीं होता है। तो हो सकता है कि आप जो टीचर आपको कोचिंग में पढ़ा रहा है उससे आप कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, बट ऑन दी अदर हैंड आप जब ऑनलाइन पढ़ते हैं तब क्या होता है, आपके पास वैराइटीज़ ऑफ ऑप्शंस होते हैं कि आपको जिस भी टीचर से समझ में आ रहा है आप उस टीचर्स की क्लासेस को जो है वो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको वहाँ पर क्या होते हैं, वहाँ पर आपको ऑफ यूट्यूब पर अगर आप देखें तो आपको जनरली क्लासेस मिलती हैं, आप वहाँ से चेक करते हैं कि हाँ इसका मुझे समझ में आता है और फिर आप उसका कोर्स परचेज करते हो। तो अगर मैं बात करूँ नाउ डेज, तो ये जो ई लर्निंग है, ये ई लर्निंग इफेक्टिव मोड ऑफ लर्निंग के अंतर्गत आ रहा है, साथ ही साथ ब्लेंडेड लर्निंग भी आ रहा है। तो यहाँ पर जो मैं आपको बताऊँ, ये दोनों ही आंसर्स करेक्ट हैं आपके, दोनों ही सी और डी दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, अब अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिले, जब ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया था तो ये क्वेश्चन जो था यहाँ पर ये आपका एक्सेप्शन क्वेश्चन था, मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स ने अपने जब आप लोगों के पास ऑब्जेक्शन का टाइम आता है तो ऑब्जेक्शन उठाया था इस क्वेश्चन पे, विवादित प्रश्न रहा था, बट बाद में जब मार्क्स मिले तो कॉमन मार्क्स मिले जिन लोगों ने ब्लेंडेड और डी लर्निंग का, मतलब दोनों ही आंसर्स को सही माना गया। अब अगर ऐसा क्वेश्चन सेम देखने को मिलता है तो उस केसेस में भी मोस्टली ऐसा ही होगा, क्योंकि क्लियर नहीं किया गया है दोनों में से कौन सा सही है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऑप्शंस दे दिए जाएँ, ये स्टेटमेंट्स देने के बाद यहाँ पर आपको कोड दे दिया जाए। ठीक है, तो कोड में से तो आप इजीली सिलेक्ट कर लेंगे सी एंड डी। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। आजकल सीखने का सबसे प्रभावी तरीका है स्व अध्ययन है, आमने सामने सीखना है, ई लर्निंग है या फिर मिश्रित शिक्षण है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर है वो दोनों ही है, ई लर्निंग एंड मिश्रित शिक्षण। Question number 5 is, at the primary school stage, most of the teachers should be women because they। अगर हम बात करें प्राइमरी स्कूल स्टेज पे, ठीक है, तो प्राइमरी स्कूल एज यानी 1st to 5th क्लास की अगर हम बात करें, यहाँ पर मोस्ट ऑफ दी जो टीचर्स होती हैं वो फीमेल्स होती हैं। और वो फीमेल्स हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कैन टीच चिल्ड्रन बेटर देन मैन, क्या फीमेल टीचर मेल टीचर से बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ा सकती है? या फिर नो बेसिक कंटेंट बेटर देन मैन, या फिर जो कंटेंट बेसिक कंटेंट बच्चे को पढ़ाना है, छोटा बड़ा या 1st to 5th जो भी कंटेंट पढ़ाया जाता है वो वह बेहतर तरीके से जानती है मेल्स के कंपैरिजन में? आई डोंट थिंक सो। आर अवेलेबल ऑन लोअर सैलरीज, क्या फीमेल्स को लोअर सैलरीज प्रोवाइड कर दी जाती है इसलिए 1st to 5th रखा जाता है? ऐसा है क्या? आप लोग चाहे प्राइमरी में मेल स्टाफ हो चाहे प्राइमरी में फीमेल स्टाफ हो, आई थिंक सो कि सैलरी तो दोनों की सेम ही होती है। हाँ, वो बात अलग है कि फीमेल स्टाफ को एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं कहेंगे हम। हमारा जो करेक्ट आंसर रहता है कि 1st to 5th में प्राइमरी स्टेज पर फीमेल्स टीचर ज़्यादा देखने को क्यों मिलती हैं? वो इसलिए मिलती हैं क्योंकि कैन डील विद चिल्ड्रन विद लव एंड अफेक्शन, क्योंकि फीमेल्स जो होती हैं वो बच्चों के साथ में प्यार से स्नेह से उनके साथ डील कर सकती हैं। क्योंकि वो जो हमारे प्राइमरी स्टेज होती है, जब स्टूडेंट स्कूल में एंटर करता है उस टाइम पर स्टूडेंट में क्या होता है कि उसको बार बार अपने घर जाने की लगी होती है। जिस तरह से वो स्कूल में आके रोना शुरू करता है, हाथ पैर फेंकना शुरू करता है, तो वहाँ पर एक फीमेल टीचर ही उसको डील कर सकती है, हैंडल कर सकती है। उस टाइम पर जो मेल कैंडिडेट्स होते हैं उनको थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, तो इस वजह से ऐसा होता है। यहाँ पर सैलरी, कंटेंट और इसके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं है कि बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। बेहतर तरीके से दोनों ही पढ़ा सकते हैं, दोनों के कंसेप्ट इक्वल ही होते हैं, बट डिफरेंस बस थोड़ा सा यहाँ आ जाता है डीलिंग का विद लव एंड अफेक्शन। प्राथमिक स्तर पर ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप ये मत सोचिएगा कि हम यूजीसी नेट एग्जाम के लेवल के हैं। और ये क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड में आपसे कहीं से कहीं तक कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। आप हायर लेवल पे हैं तो आपसे लोअर लेवल का भी पूछा जा सकता है। तो प्राथमिक स्तर पर कुल स्कूल स्तर पर अधिकांश शिक्षक महिलाएं होनी चाहिए, ऐसा होता है, होनी चाहिए क्योंकि बच्चों को पुरुषों की तुलना में बेहतर पढ़ा सकती हैं? नहीं। पुरुषों की तुलना में बुनियादी सामग्री को बेहतर से जानती हैं? नहीं। कम वेतन पर उपलब्ध है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चों के साथ प्यार और रिश्ते से पेश आ सकती है? बिल्कुल, वह बच्चों के साथ प्यार और रिश्ते से पेश आती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ लर्निंग। अगर अब मैं बात करूं लर्निंग की, अधिगम की, तो यहाँ पर ये जो आपको ऑप्शंस दिए हैं इनमें से हाईएस्ट लेवल पर कौन आएगा। पहला है आपका चेन लर्निंग, दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, तीसरा है आपका स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग और D1 है आपका कंडीशन रिफ्लेक्स लर्निंग। तो आप मेरे को ये बताइए चेन लर्निंग क्या है। कि आप चेन लर्निंग इन द सेंस कि सबसे पहले आप छोटा बड़ा सीखते हो, छोटा बड़ा सीखने के बाद आप 2 अक्षर के शब्द सीखते हो, 2 अक्षर के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5 के, फिर आप मात्राएं शुरू करते हैं जहां आप आ की मात्रा पहले सीखते हैं, फिर ई की सीखते हैं, फिर बड़ी ई की सीखते हैं। इस तरह से आप मात्राओं पे जाते हैं, फिर आप फिर उन मात्राओं सीखने के बाद आप वाक्यों पर जाते हैं। तो एक ये तो चेन लर्निंग हो गई। तो क्या हम इसको हाईएस्ट लर्निंग कहेंगे? नहीं, ये हाईएस्ट ऑर्डर नहीं है, क्योंकि ये आपका क्या है, बुनियादी स्तर है। यहीं से आप अपनी लर्निंग की शुरुआत करते हैं। तो ये तो आपका क्या है, बुनियादी स्तर है, ठीक है, जहाँ से आप अपना स्टार्ट करो, ये आपका बेस है। प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग जब कोई भी एक समस्या आपको दे दी जाए और आप उसको सॉल्व कर रहे हो, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो स्टेज है, क्या वो हाईएस्ट है? नहीं। प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद भी आपको पता है ना कि आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, आपको पता लगाना है उसके बाद कि प्रॉब्लम आई क्यों थी, प्रॉब्लम का कारण पता लगाना है और फिर उस कारण के निदान के लिए आपको निदानात्मक शिक्षण भी देना होता है। तो ये प्रॉब्लम के बाद भी आपका एक स्टेज आ रहा है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग में क्या होता है कि आपको कोई भी एक उद्दीपक दिया जाता है, उस उद्दीपक पर आप रिस्पॉन्स करते हो। जैसे कि आपने पढ़ा था कि कुत्ते के सामने क्या है, फ्लैश रखा जाता है और उस फ्लैश या घंटी बजाई जाती है, फिर उसको खाना दिया जाता है। तो उसको पता है कि पहले घंटी बजाई जाएगी तब मुझे खाना मिलेगा, तो घंटी बजने की आवाज़ पर वो खुद ही लार टपका दे रहा है। तो ये आपका स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग है। वहीं आपका जो कंडीशन रिफ्लेक्स लर्निंग होती है, ये जो है यही आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग है या हाईएस्ट ऑर्डर है लर्निंग का। क्योंकि अब यहाँ इस स्टेज पर क्या होता है, आप क्योंकि यहाँ अब आप देते हैं प्रतिक्रिया, जो आपको कहीं वही कोई भी आपको जो फैसिलिटी दी जाती है उस पर आप क्या कर रहे हो, रिस्पॉन्स कर रहे हो, उसको आप उस पर आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सीखने का उच्चतम क्रम कौन सा है? तो ना तो श्रृंखलाबद्ध सीखना है, ना समस्या समाधान सीखना है, ना उत्तेजना प्रतिक्रिया सीखना है, बल्कि वातानुकूलित प्रतिक्रिया सीखना है। कंडीशन की वजह से यहाँ वातानुकूलित हो गया, वातानुकूलित नहीं होगा। अ पर्सन कैन एंजॉय टीचिंग एज अ प्रोफेशन व्हेन ही। अब एक पर्सन टीचिंग को एंजॉय कर सकता है एक प्रोफेशन की तरह। कब कर सकता है? जब उसका कंट्रोल हो स्टूडेंट्स के ऊपर। तो देखिए, मैं बार बार आपको बताया, अगर आप NCF पढ़ें, आप कुछ भी पढ़ें एजुकेशन सिस्टम का, तो आपको पता है कि इस जो आपकी एजुकेशन सिस्टम है वो चाइल्ड सेंटर्ड है। आपको बच्चे को कंट्रोल नहीं करना है, बल्कि आपको स्टूडेंट के अकॉर्डिंग चलना है। तो ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर आप स्टूडेंट पर अपना कंट्रोल जमा देंगे तो आप अपने टीचिंग के प्रोफेशन को एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर आपसे डरेंगे, सहमेंगे, तो आप तो हिटलर टाइप हो जाएंगे ना। कमांड्स रिस्पेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब आप चाहें कि स्टूडेंट जो है वो आपको रिस्पेक्ट दें, या स्टूडेंट्स जब आपको रिस्पेक्ट देंगे तब आप अपनी प्रोफेशन को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। इज़ मोर क्वालिफाइड दैन हिज कलीग्स। ऐसा है क्या? तब आप एंजॉय करेंगे कि आप जिस भी स्कूल में पढ़ा रहे हैं उस स्कूल में आप मोस्ट क्वालिफाइड टीचर होंगे। ऐसा हो सकता है, क्योंकि एक डेफिनेट क्राइटेरिया सेट किया जाता है टीचिंग की। अगर हम बात करें कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा होगा, आपने BEd या BTC कर रखा होगा, तभी आप टीचिंग पे हैं, आपने टेट CTET क्लियर किया होगा, तो ये तो बेस है। सबने ये कर रखा होगा, तो आप हाईली क्वालिफाइड कैसे हो जाएंगे भैया? हो पॉसिबल है? आप अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, लेक्चरशिप पे जा रहे हैं, तो आपने नेट क्वालिफाई किया होगा, आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा। आप में से हाँ हो सकता है कुछ PhD अपीयरिंग कैंडिडेट्स हों या कुछ PhD किए हुए हों, तो उनको भी हम ऐसे, तो उसमें से सिर्फ आप अकेले नहीं होंगे, और भी होंगे। तो ये तो बिल्कुल गलत बात हो जाएगी, ठीक है। इज़ वेरी क्लोज टू हायर अथॉरिटीज़। अगर आप हायर अथॉरिटीज़ के बहुत ज़्यादा क्लोज है, मान लीजिए चेयरमैन से या डायरेक्टर से आपकी अच्छी खासी
सेटिंग है, तो आप अपने प्रोफेशन को एंजॉय करें क्योंकि आपको डर ही नहीं लग रहा है। ऐसा है क्या? मुझे आई डोंट थिंक सो ऐसा होगा, या ऐसा हो सकता है कि आपकी अगर पहुंच ज़्यादा है तो आप उसको एंजॉय करें। नहीं, तब तो और स्टूडेंट्स आपसे कंफर्टेबल नहीं होंगे। उन्हें पता है भैया डीन सर से इनका चेयरमैन सर से इनका डायरेक्ट कनेक्शन है, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको स्कूल्स में जो भी उनको लग रहा है कि यहाँ गलत है या उसमें चेंजेस लाने चाहिए, वो आपसे डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ, कि आप अपने प्रोफेशन को एज अ टीचर एंजॉय तब कर पाते हैं जब आपको स्टूडेंट से रिस्पेक्ट मिलती है, स्टूडेंट्स जो हैं आपसे कंफर्टेबली इंटरेक्ट कर पाते हैं, आप कंफर्टेबली अपने डाउट्स को आपसे क्लियर कर पाते हैं। क्लियर? एक व्यक्ति एक पेशे के रूप में शिक्षण का आनंद तब ले सकता है जब उसका छात्रों पर नियंत्रण हो, छात्रों से सम्मान प्राप्त करता हो, अपने सहकर्मियों से अधिक योग्य हो या उच्च अधिकारियों के बहुत करीब हो। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, छात्रों से सम्मान प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 8, अ डायग्राम स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स। एक डायग्राम जो होता है वो 1000 शब्दों से ज़्यादा बोलता है। बिल्कुल बोलता है। आपको साइंस में यही कहा जाता है कि ड्रॉ डायग्राम। जब आप डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, जब आप फ्लो चार्ट ड्रॉ कर देते हैं, तो आपका क्या होता है, आपने थियरी आपकी नहीं पढ़ी जाती। एग्जामिनर कम टाइम में देखता है, हाँ डायग्राम ड्रॉ है, यानी सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हैं, तभी आपने डायग्राम ड्रॉ किया है। तो डायग्राम में आप पूरा कंसेप्ट बता देते हैं। तो डायग्राम जो है वो 1000 शब्दों से ज़्यादा बोलता है। द स्टेटमेंट मीन्स दैट द टीचर शुड, ये जो स्टेटमेंट है ये क्यों यहाँ पर दी गई है कि इससे टीचर को क्या करना चाहिए, अपनी टीचिंग में डायग्राम्स का यूज़ करना चाहिए। इसलिए बोला है कि डायग्राम ज़्यादा बोलता है, तो करना ही होगा। जहाँ डायग्राम आपको बनाना है, आप डायग्राम के थ्रू ही स्टूडेंट्स को समझाएंगे, विदाउट डायग्राम कैसे बता सकते हैं उनको, है ना। यूज स्पीक मोर एंड मोर इन दी क्लास, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लास में बोलना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप बोलें। और आप कंसेप्ट क्या अलग बोल रहे हैं, बियॉन्ड बोल रहे हैं। मान लीजिए टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं कुछ साइंस का और आप बात किए जा रहे हैं इंग्लिश की, तो क्या वो लर्निंग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो मुझे नहीं लगता ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट। तो ज़्यादा बोलना क्लास में या फिर डायग्राम्स का यूज़ करना, ये स्टेटमेंट ये नहीं दर्शा रही है, बल्कि यूज़ टीचिंग एड्स इन दी क्लास या फिर नॉट स्पीक टू मच इन दी क्लास। अब आप क्लास में बोलेंगे ही नहीं, टीचर क्लास में जाएगा और साइलेंटली खड़ा रहेगा, तो क्लास में बोर्डम क्रिएट नहीं होगा क्या? स्टूडेंट्स टीचर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? स्टूडेंट टीचर से एक्सपेक्ट करते हैं कि टीचर्स उनके डाउट्स को क्लियर करें, कंसेप्ट्स को एलैबोरेट करें, बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करें, प्रॉपर डायग्राम्स प्रोवाइड करें, बहुत मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करें, उनको रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस कराए, ठीक है। तो ये तो गलत बात, ये भी गलत हो जाएगा स्टेटमेंट कि बोले ही नहीं, क्लास में ज़्यादा ना बोले। आप कहीं किसी रिश्तेदारी वगैरह में नहीं जा रहे कि कभी बोलिएगा। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा, डायग्राम जो है ज़्यादा बोलता है, ये इसका मतलब ये है कि आपको अपने क्लास में टीचिंग एड्स का यूज़ करना है, क्योंकि जो आप ओरली बच्चों को समझा रहे हो उससे बेहतर तरीके से वो तब सीख पाएंगे जब आपने टीचिंग एड्स का यूज़ किया है। जैसे कि आप मैटर पढ़ा रहे हो तो आपने उनको डेफिनेशन तो दी, बट आप आपने हाथ में, जो आपके हाथ में मार्कर है, डस्टर है, उसके थ्रू बताइए कि ये मैटर है, इसने ऐसे स्पेस ऑक्यूपाई किया है, देखिए ये अब कि ये सॉलिड है, पानी दिखाई लिक्विड है, बह रहा है, प्रॉपर्टी है फ्लोइंग की, ठीक है। तो इस तरह से आप टीचिंग एड्स का यूज़ कर रहे हैं। वो ये स्टेटमेंट जो थी वो इसी स्टेटमेंट को दर्शा रही है। एक आरेख 1000 से अधिक शब्द बोलता है। कथन का अर्थ है कि शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो शिक्षक को क्या शिक्षण में आरेख का उपयोग करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए, बट ये आप इस स्टेटमेंट को नहीं दर्शा रहा। कक्षा में अधिक से अधिक बोलें, कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करें। बिल्कुल, कक्षा में शिक्षक सहायक सामग्री का उपयोग करें। क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर एन एफिशिएंट एंड ड्यूरेबल लर्निंग लर्नर शुड हैव। अगर आपको एक एफिशिएंट और ड्यूरेबल लर्निंग चाहिए तो लर्नर को क्या करना होगा? यहाँ बात आई है अधिगमकर्ता की। अधिगमकर्ता को क्या करना चाहिए? एबिलिटी टू लर्न ओनली। एक अधिगमकर्ता में सिर्फ पढ़ने की, लर्निंग, अधिगम की क्षमता होनी चाहिए, ऐसा है क्या? सिर्फ अधिगम की क्षमता आप में होनी चाहिए। रिक्विसाइट
लेवल ऑफ मोटिवेशन ओनली, सिर्फ मोटिवेशन होना चाहिए। मोटिवेशन तो आप में है, बट अगर आप में एबिलिटी नहीं है, अगर आप में कैपेबिलिटी नहीं है, तो क्या लर्निंग प्रोसेस कंडक्ट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ आप में लर्निंग की एबिलिटी होनी चाहिए, ये भी नहीं कि आपके पास एक रिक्विसाइट लेवल होना चाहिए मोटिवेशन का ही बस। अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न ओनली, आपको सिर्फ पढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, बाकी कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिलनी चाहिए। या फिर डिज़ायर्ड लेवल ऑफ एबिलिटी एंड मोटिवेशन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कि आपके पास एबिलिटीज़ की भी डिज़ायर्ड लेवल होना चाहिए और आपके पास एक प्रॉपर मोटिवेशन भी होना चाहिए, तभी एक अधिगमकर्ता लर्निंग को एक्वायर कर सकता है, ड्यूरेबल लर्निंग को एक्वायर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 यहीं से हो गया है। एक कुशल और टिकाऊ सीखने के लिए शिक्षार्थी के पास क्या होना चाहिए? केवल सीखने की क्षमता होनी चाहिए? नहीं। केवल प्रेरणा का अपेक्षित स्तर? नहीं। देखिए मैं आपको बताऊं, टीचिंग एप्टीट्यूड में जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो और आप हिंदी वाला पोर्शन देखिए और आपको ये ओनली या फिर केवल के अगर वर्ड्स दिख जा रहे हैं तो आप समझ जाइए ये कैसे हैं, ये निगेटिव स्टेटमेंट्स हैं, ये तो आपके आंसर में होंगी ही नहीं। एक्सेप्शन हो जाए एक आध का वो अलग बात है, बट मोस्टली अगर केवल लगा है तो ये आंसर आपका नहीं होगा। तो यह हमारा करेक्ट आंसर जाएगा क्षमता और प्रेरणा का वांछित स्तर। क्लासरूम कम्युनिकेशन मस्ट बी, अब जो क्लासरूम में कम्युनिकेशन होता है वो कैसा होना चाहिए? टीचर सेंट्रिक होना चाहिए, स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए, जनरल सेंट्रिक होना चाहिए, या फिर टेक्स्ट बुक सेंट्रिक होना चाहिए? तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो क्लासरूम में कम्युनिकेशन होता है, क्लासरूम में कम्युनिकेशन टीचर सेंट्रिक नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वही स्टूडेंट सेंटर्ड है। तो फिर हमारा जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है वो भी कैसा होगा? वो भी स्टूडेंट सेंट्रिक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। जनरल सेंट्रिक नहीं होगा और टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, आप टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हो नहीं। तो कक्षा संचार कैसा होना चाहिए? तो कक्षा संचार छात्र केंद्रित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज टू, अब जो टीचिंग है, जो शिक्षण है, उसके अगर हम बेस्ट मेथड की बात करें तो वो क्या है? इन्फॉर्मेशन को इम्पार्ट करना है कि टीचिंग में आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है। आस्क स्टूडेंट टू रीड बुक्स, स्टूडेंट से कहना है कि आप बुक्स पढ़िए। सजेस्ट गुड रेफरेंस मटेरियल, उनको अच्छा रेफरेंस मटेरियल आप सजेस्ट कर दें कि यहाँ से ये वाली बुक ले लीजिए और इनको आप पढ़िए। या फिर इनिशिएट अ डिस्कशन एंड पार्टिसिपेट इन इट। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि बेस्ट मेथड टीचिंग का, तो आपने अगर इन्फॉर्मेशन दे दी, बट क्या आप श्योर हैं कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी वो स्टूडेंट ने एज इट इज़ या फिर 100% एक्वायर किया? कुछ पार्ट उसने स्किप कर दिया होगा, है ना, और हो सकता है आपने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की वो उसके पास ड्यूरेबल ना रहे, आफ्टर सम टाइम वो उसको भूल जाए। ठीक है, तो हम इसको बेस्ट मेथड नहीं कहेंगे कि आपने ओरली उसको इन्फॉर्मेशन इम्पार्ट कर दी, आपने अपना काम कर दिया, बट आपने ये नहीं देखा कि स्टूडेंट ने उसको अक्वायर किया है या फिर नहीं। ठीक है, आस्क स्टूडेंट टू रीड बुक्स, आपने बच्चों से बोल दिया बेटा बुक्स पढ़ो, बच्चा बुक्स तो पढ़ लेगा, बच्चा रीडिंग तो कर लेगा, यहाँ से उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो सकता है, उसकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हो सकती हैं, लेकिन रीडिंग कर लेने से क्या वो कंसेप्ट को समझ पा रहा है? क्या वो कंसेप्ट समझ पाएगा? नहीं, कंसेप्ट तो वो तभी समझेगा ना जब आप उसको कंसेप्ट समझाओगे। आपने उसको बुक पढ़ने के लिए कह दिया, खुद से बुक पढ़ के वो अपनी रीडिंग स्किल्स को बेहतर कर सकता है, लेकिन अपने कंसेप्ट को यहाँ पर क्लियर नहीं कर सकता। सजेस्ट गुड रेफरेंस मटेरियल, आप उनको एक अच्छा रेफरेंस मटेरियल खुद पढ़ने को देते हैं। वही बात हो जाती है कि एक तो वो कंप्लीट मटेरियल पढ़ नहीं सकते क्योंकि मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है अमाउंट पे, क्वांटिटी में, और पढ़ भी लेंगे तो वो उसको समझ नहीं सकते। इसीलिए क्या करना बेस्ट मेथड है यहाँ ऑप्शंस में कि आप क्या करें, एक डिस्कशन क्रिएट करें, कोई भी एक टॉपिक दे दें और आप बोलें कि आपको इस पर क्या करना है, डिस्कशन करना है, और उस डिस्कशन में आप खुद भी पार्टिसिपेट करें। तो जब बच्चे डिस्कस करेंगे, अलग अलग आइडियाज़ हर स्टूडेंट के पास से आएंगे, आप भी अपने आइडियाज़ शेयर करेंगे तो उसको स्टूडेंट एक्वायर करेगा। ठीक है, तो ये एक बेस्ट मेथड रहता है टीचिंग का। तो शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जानकारी प्रदान कर देना है,
छात्रों को किताब पढ़ने के लिए सिर्फ कह देना है, अच्छी संदर्भ सामग्री का सुझाव दे देना है, या फिर चर्चा शुरू करना है और उसमें भाग लेना है? तो बिल्कुल क्या है, चर्चा शुरू करना है और उसमें भाग लेना है। इंटरेक्शन इनसाइड द क्लासरूम शुड जनरेट। अब क्लासरूम के अंदर जो इंटरेक्शन होता है उसमें क्या होता है, उसमें आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है, आइडियाज़ होते हैं, या फिर कंट्रोवर्सी होती है। तो जो कक्षा के अंदर बातचीत होती है या इंटरेक्शन होता है उसमें आर्ग्यूमेंट नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं। टीचर अगर कोई बात कह रहा है, स्टूडेंट को डाउट है, तो स्टूडेंट पोलाइटली पूछेगा या आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा, नहीं सर आप तो गलत ही हैं। वो सिर्फ इतना कह सकता है कि सर आई थिंक सो ऐसा होना चाहिए, और टीचर भी वहाँ ये नहीं कहेगा अच्छा तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो, टीचर भी कहेगा ओके बेटा आपको लगता है, मैं नेक्स्ट अर्स में इसको देख लूँगा या आपको तब बताऊँगा क्लियर करके, अभी मेरे पास क्लियरेंस नहीं है। इन्फॉर्मेशन होती है क्लासेस में, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, तो ये वाली बात तो एक बात को ठीक है। कंट्रोवर्सी नहीं होता, करेक्ट जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है इन्फॉर्मेशन आइडियाज़ में से वो है आपका आइडियाज़, यानी विचार जनरेट होते हैं। क्लियर, इन्फॉर्मेशन तो आपको प्रोवाइड की जाती है, जनरेट नहीं होती, पर आइडियाज़ जनरेट होते हैं। तो कक्षा के अंदर बातचीत उत्पन्न होनी चाहिए क्या, तर्क के द्वारा नहीं, जानकारी के द्वारा नहीं, बल्कि विचार के द्वारा। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड गिव्स द मैसेज दैट। अब ये जो कहा गया ना कि छड़ी को तोड़ दो और बच्चे को बिगाड़ दो, ये क्या कहा जा रहा है? क्या बच्चे को हमें मारना चाहिए? देखिए, हमको बोला गया है कि हमें स्टूडेंट को कोई भी कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं देनी है, ठीक है, उसको मारा तोड़ी नहीं करनी है, इस तरह से उसको हमें नहीं करना है कि वो थोड़ा एम्बेरस फील करे, उसको पनिशमेंट नहीं देना। बट हाँ, अगर उसने कोई भी ऐसा काम किया है जो एक्सेप्टेबल नहीं है तो उसको उस बात की पनिशमेंट देनी चाहिए। उसमें ये नहीं कि स्पेयर दी रॉड, तोड़ दो छड़ी, यहाँ वही कहा है कि छड़ी छोड़ो और बच्चे को बिगाड़ो। ये क्या मैसेज देता है? तो ये मैसेज देता है कि पनिशमेंट इन दी क्लास शुड बी बैंड, कि आपको क्लास में पनिशमेंट को बैन कर देना चाहिए। नहीं, पनिशमेंट बैन नहीं करनी चाहिए, बट आपको कोई भी कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। कॉर्पोरल पनिशमेंट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ये भी नहीं कहता है ये स्टेटमेंट। अनडिज़ायरेबल बिहेवियर मस्ट बी पनिश्ड, अगर अनडिज़ायरेबल बिहेवियर उसको पनिश करना चाहिए, या फिर चिल्ड्रन शुड बी बीटन विद रॉड्स, बच्चे को रॉड से मारना चाहिए? नहीं। करेक्ट आंसर आपका है कि जो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है, अगर वो किसी भी स्टूडेंट के द्वारा किया जा रहा है तो उसको पनिश करना चाहिए। आप उनको कोई कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दें, बट आप क्या करें, 3 डेज़ का सस्पेंशन दें या फिर उनके पेरेंट्स को बुलाएं। तो इस टाइप से आप कुछ ऐसा एक्शन लें, या फिर आप उनको कोई अदर वर्क दें रिगार्डिंग और पनिशमेंट, बट उनका जो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है उसको पनिश करें, ताकि वो नेक्स्ट टाइम से इसको नहीं दोहराएं। अगर ऐसा नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम वो भी फिर से सेम करेंगे। छड़ी छोड़ो और बच्चे को खराब करो, ये संदेश देता है कि कक्षा में दंड देना बंद कर देना चाहिए? नहीं। शारीरिक दंड स्वीकार नहीं है? नहीं। अवांछनीय व्यवहार को दंडित किया जाना चाहिए? बिल्कुल। ये संदेश देता है कि अगर कोई बच्चा अवांछित व्यवहार कर रहा है तो उसको दंडित किया जाना चाहिए। Next is the type of communication that the teacher has in the classroom is termed as। कम्युनिकेशन का वो प्रकार जो कि टीचर करता है क्लासरूम में, उसको क्या कहा जाता है? उसको इंटरपर्सनल कहा जाता है, मास कम्युनिकेशन कहा जाता है, ग्रुप कम्युनिकेशन कहा जाता है, या फिर फेस टू फेस कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो जो कम्युनिकेशन टीचर क्लास में करता है वो इंटरपर्सनल नहीं, क्योंकि वो कोई भी अपना पर्सनली टॉक यहाँ पर नहीं कर रहा है, ठीक है। मास कम्युनिकेशन भी नहीं है, बल्कि वो क्या होता है, इसको हम ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। शिक्षक कक्षा में जिस प्रकार का संचार करता है उसे कहा जाता है पारस्परिक, जनसंचार, समूह संचार, या फिर आमने सामने का संचार, तो उसे कहा जाता है समूह संचार।
Next question is, if you get an opportunity to teach a visually challenged student along with normal student, what type of treatment would you like to give him in the class? इस क्वेश्चन में बोला है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आपको एक विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट को पढ़ाना है नॉर्मल स्टूडेंट के साथ, तो किस टाइप का ट्रीटमेंट आप प्रोवाइड करेंगे उसको क्लास में। आप उस पर कोई भी एक्स्ट्रा अटेंशन नहीं देंगे क्योंकि मेजॉरिटी सफ़र करेगी, ऐसा नहीं है। हमने बताया हमारे पास इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा है, जहां हमें हर बच्चे को एक साथ लेकर चलना है, तो इसलिए यह ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। टेक केयर ऑफ हिम सिंपैथेटिकली इन दी क्लासरूम, तो आपको उसमें सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना है उसके साथ क्लासरूम में, नहीं, इससे उसमें हीन भावना उत्पन्न हो सकती है। You will think that blindness is his destiny and hence you cannot do anything. आप ये सोच लेंगे कि ये तो उसकी किस्मत है, वो अंधा है तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, आप तो टीचर हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। एक टीचर तो अपने स्टूडेंट का फ्यूचर ब्राइट कर सकता है, उसके फ्यूचर को चेंज कर सकता है, ठीक है। अरेंज अ सीट इन द फ्रंट रो एंड ट्राई टू टीच एट अ पेस कन्वीनियंट टू हिम। बिल्कुल, आप उसको फ्रंट सीट प्रोवाइड करेंगे और जितना उस पेस पर आप उसको पढ़ाएंगे जो उसके लिए आरामदायक हो, कन्वीनियंट हो। यदि आपको किसी दृष्टिबाधित छात्र को सामान्य छात्रों के साथ पढ़ाने का अवसर मिले तो आप कक्षा में उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करेंगे। अतिरिक्त ध्यान नहीं देंगे क्योंकि बहुमत को नुकसान हो सकता है, नहीं। कक्ष में सहानुभूति पूर्वक उसका ख्याल रखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना। आप सोचेंगे कि अंधापन उसकी नियति है और इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते, गलत। करेक्ट आंसर जो जाएगा वो जाएगा आगे की पंक्ति में एक सीट की व्यवस्था करें और उसके लिए सुविधाजनक गति से पढ़ाने का प्रयास करें। Question number 16 is, which of the following is not a characteristic of a good achievement test? एक अच्छे अचीवमेंट टेस्ट की कौन सी इसमें से विशेषता नहीं है। देखिए, एक अच्छा अचीवमेंट टेस्ट जो होगा वो रिलायबल होगा, बिल्कुल विश्वसनीय होगा, उसका कोई उद्देश्य होगा, ये उद्देश्य के साथ बनाया गया होगा, वो वैलिड होगा, बिल्कुल उसमें वैधता होगी। एम्बिग्यूटी, यही जो है आपका करेक्ट आंसर है कि अस्पष्ट नहीं होगा। एक अच्छा अचीवमेंट टेस्ट अस्पष्ट या एम्बिग नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है। एक तो विश्वसनीयता हो गई, वस्तुनिष्ठता हो गई, अस्पष्टता हो गई, वैधता हो गई। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। हमसे गलत वाला पूछा है, सही वाला नहीं पूछा। जबकि एक अच्छे अचीवमेंट टेस्ट की विशेषता विश्वसनीयता भी होगी, वस्तुनिष्ठता भी होगी और वैधता भी होगी। Which of the following does not belong to a projected aid? यहाँ पर ओवरहेड प्रोजेक्टर है, ब्लैक बोर्ड है, एडियास्कोप है, और यहाँ 4D ऑप्शन नहीं है। चलिए इसको स्किप करिए। आप इन तीन में से आपको बताना है कौन सा प्रोजेक्टेड एड के अंतर्गत इनमें से नहीं आता। तो कौन सा नहीं आता है। देखिए, ओवरहेड प्रोजेक्टर ये तो प्रोजेक्टेड एड में आ रहा है, खुद ही उसमें लिखा है भैया प्रोजेक्टर है। एडियास्कोप ये भी आपका प्रोजेक्टर के अंतर्गत आएगा, लेकिन ये जो ब्लैक बोर्ड है ये प्रोजेक्टेड एड के अंतर्गत नहीं आएगा। इजी सा आंसर है। शिक्षण के लिए गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ है। क्वेश्चन ही गलत हो गया क्या। यहाँ मिस्टेक हो गई, ये यहाँ पे है, ठीक है ठीक है। क्वेश्चन यहाँ थोड़ा स्लाइड प्रोजेक्टर था, लास्ट ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 से कंटिन्यू करते हैं। फॉर ए टीचर विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड वुड बी करेक्ट फॉर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। आप अगर ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं, आप टीचर हैं और आप ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं, तो एक टीचर के लिए, एक शिक्षक के लिए इनमें से कौन सा मेथड जो होगा वो सही होगा ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए। तो आपको ब्लैक बोर्ड पर बहुत जल्दी जल्दी लिखना है, राइटिंग फास्ट एंड एज क्लियरली एज पॉसिबल। जितना क्लियर हो सके उतना लिखें और बहुत जल्दी जल्दी लिखें। ऐसा नहीं है अगर आप बहुत जल्दी जल्दी लिखेंगे तो स्टूडेंट पीछे रह जाएंगे, क्योंकि आप जब ब्लैक बोर्ड पर आगे थोड़ा सा खड़े भी होते हैं तो भी स्टूडेंट को देखने में प्रॉब्लम होती है और स्टूडेंट्स हमारे बैक सीट पर भी बैठे होते हैं, तो ये वाली बात तो आपकी गलत हो जाएगी। राइटिंग दी मैटर फर्स्ट एंड देन आस्किंग स्टूडेंट टू रीड इट। आप ब्लैक बोर्ड पर मैटर लिख दीजिए और बच्चों से कहिए कि बेटा आप इसको पढ़ें,
नहीं, ये इससे क्या फ़ायदा होगा? आस्किंग अ क्वेश्चन टू स्टूडेंट एंड देन राइटिंग द आंसर एज स्टेटेड बाय देम। बच्चों से क्वेश्चन पूछिए और फिर आप उसको ब्लैक बोर्ड पर लिखिए, तो ये तो सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम है और कुछ नहीं। क्या करना चाहिए आपको ब्लैक बोर्ड पर? तो राइटिंग द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। जब आप अपने कंसेप्ट को पढ़ा रहे हैं तो जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको पॉइंट वाइज आप 1 2 3 मेंशन करके, अब 1 में 1 पॉइंट लिखा, उसमें अगर वो सब पॉइंट्स हैं उसको ए बी, इस तरह से आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को क्लियरली लिख दीजिए और फिर आप पढ़ाना शुरू करिए। तो वो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बच्चा बार बार देख रहा है और आपकी बात सुन रहा है, तो यहाँ पर जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगी वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव प्रूव होगी। एक शिक्षक के लिए ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सही होगी? यथासंभव तेज और स्पष्ट रूप में लिखना? नहीं। पहले विषय लिखना और फिर छात्रों को इसे पढ़ने के लिए कहना? नहीं। विद्यार्थियों से प्रश्न पूछना और फिर उन्हें बताए अनुसार उत्तर लिखना? महत्वपूर्ण बिंदुओं को यथासंभव स्पष्ट रूप से लिखना? यस, महत्वपूर्ण बिंदुओं को यथासंभव स्पष्ट रूप से लिखना। अ टीचर कैन बी सक्सेसफुल इफ़ ही एंड शी। एक टीचर तब सक्सेसफुल हो सकता है अगर वो क्या करें? हेल्प्स स्टूडेंट्स इन बिकमिंग बेटर सिटीजन। छात्रों को एक बेहतर नागरिक बनने में उनकी मदद करें। ठीक है। इम्पार्ट सब्जेक्ट नॉलेज टू स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को सिर्फ सब्जेक्टिव नॉलेज दे, उनको बिहेवियरल नॉलेज नहीं दे कि उनको कैसे बिहेव करना है सोसाइटी में, कैसे बिहेव करना है अपनी फैमिली में, कैसे बिहेव करना है अपने फ्रेंड्स से, कैसे बिहेव करना है स्टूडेंट्स में। ये भी नॉलेज तो टीचर के द्वारा ही स्टूडेंट को दी जाएगी। तो ये वाली बात गलत हो जाएगी कि सिर्फ आप सब्जेक्टिव नॉलेज दे दीजिए, या फिर आप उनमें स्किल्स को डेवलप मत करिए। आप उनको कम्युनिकेशन करना मत सिखाइए, आप उनको इंटरेक्शन करना नहीं सिखा रहे हैं, आप सिर्फ उन्हें सब्जेक्टिव नॉलेज दे रहे हैं। उनके पास सब्जेक्टिव नॉलेज तो बहुत ज़्यादा है, बट अगर वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, वो अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं, अगर वो इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सब्जेक्टिव नॉलेज बिल्कुल बेकार है। प्रिपेयर स्टूडेंट टू पास द एग्जामिनेशन। स्टूडेंट को सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए प्रिपेयर कर दीजिए आप, तो गलत है ना। मैंने पहले स्टेटमेंट पता चला कि यहाँ पर सिर्फ आपको स्टूडेंट का एग्जामिनेशन में पास होने के लिए उसको प्रिपेयर नहीं करना, बल्कि उसका डेवलपमेंट करना है, आपको बच्चे का विकास करना है। प्रेजेंट दी सब्जेक्ट मैटर इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। सब्जेक्ट मैटर को एक अच्छे ऑर्गेनाइज्ड मैनर में प्रेजेंट करना है, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ बिल्कुल है कि आपको स्टूडेंट को एक बेहतर सिटीजन बनाने में मदद करनी है। एक शिक्षक तभी सफल होगा यदि वह छात्रों को बेहतर नागरिक बनने में मदद करेगा, छात्रों को विषय का ज्ञान प्रदान करेगा, छात्रों को बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर आवर सेशन इज डायनामिक अप्रोच टू टीचिंग मीन्स। टीचिंग के लिए, शिक्षण के लिए जो डायनामिक अप्रोच होती है वो उसका मतलब क्या है? टीचिंग शुड बी फोर्सफुल एंड इफेक्टिव। टीचिंग फोर्सफुल और इफेक्टिव होनी चाहिए। टीचर्स शुड बी एनर्जेटिक एंड डायनेमिक। टीचर्स एनर्जेटिक और डायनेमिक होने चाहिए। तो देखिए, टीचिंग फोर्सफुल और इफेक्टिव नहीं है, इफेक्टिव होनी चाहिए बट फोर्सफुल नहीं होनी चाहिए। फोर्सफुल आने की वजह से ये स्टेटमेंट कंप्लीटली इनकरेक्ट हो जाएगी। टीचर शुड बी एनर्जेटिक एंड डायनेमिक। टीचर एनर्जेटिक तो होना चाहिए, ये वाली बात तो ठीक है, लेकिन टीचर डायनेमिक नहीं होना चाहिए, ये वाली बात गलत है। यहाँ पे आपको एंड का ध्यान रखना है, ठीक है। द टॉपिक्स ऑफ टीचिंग शुड नॉट बी स्टेटिक बट डायनेमिक। ऐसा भी नहीं कि स्टेटिक नहीं होने चाहिए, टीचिंग के टॉपिक स्टेटिक ही होने चाहिए, ठीक है, डायनेमिक नहीं होने चाहिए। डायनेमिक टीचिंग का मतलब है कि द स्टूडेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू लर्न थ्रू एक्टिविटीज़। स्टूडेंट कैसे सीखें? स्टूडेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू सीखें, क्योंकि एक्टिविटीज़ में वो क्या कर रहे हैं, खुद करके सीखेंगे, और खुद करके सीखना जो होता है वो ज़्यादा परमानेंट होता है, यानी कि जो बच्चों की लर्निंग रहेगी वो कैसी रहेगी, परमानेंट रहेगी। शिक्षण के लिए गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ है कि शिक्षण सशक्त और प्रभावी होना चाहिए। तो प्रभावी तो होना चाहिए बट सशक्त यानी फोर्सफुल नहीं होना। बच्चे को आप फोर्स करके नहीं पढ़ा सकते, उसका इंटरेस्ट होगा वो तभी पढ़ सकता है। मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि एक स्टूडेंट जो डॉक्टर बनना चाहता है और उसके पेरेंट्स कह रहे हैं नहीं बेटा मैथ्स लो, बीटेक करो, तो वो मैथ्स ले भी ले, बीटेक कर भी ले, बट यहाँ पर उसका हम कह सकते हैं रिजल्ट बेहतर नहीं आएगा, क्योंकि वो
उसका इंटरेस्ट नहीं है, और इंटरेस्टेड फील्ड में ही स्टूडेंट बेहतर परफॉर्म कर पाता है। शिक्षकों को ऊर्जावान और गतिशील होना चाहिए, ऊर्जावान होना चाहिए पर गतिशील नहीं होना चाहिए। बच्चों की गति के साथ उसको अपनी गति निर्धारित करनी चाहिए। शिक्षण के विषय स्तर नहीं बल्कि गतिशील होने चाहिए, नहीं, ये भी गलत है। बल्कि क्या होना चाहिए, छात्रों को गतिविधियों के माध्यम से सिखाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर सेशन। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई, एज मैंने सोचा था कि हमने प्रीवियसली जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर किया था, वहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 4 to 5 और बहुत ज़्यादा हुए तो 7 क्वेश्चंस मिल जाते थे एक सेशन में। तो बहुत ज़्यादा कम अमाउंट रहता है क्वेश्चंस का। तो आप भी सोचते हैं कि हम सिर्फ आधा घंटा दे के इतने क्वेश्चंस ही पढ़े, वो एक्सप्लेनेशन में थोड़ा टाइम ज़्यादा चला जाता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज मैं एटलीस्ट आपको 20 क्वेश्चंस तो प्रिपेयर करा दूँ, इससे आपको ये लगता है कि हाँ कुछ क्वेश्चंस तो हमारे प्रिपेयर हुए। सो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दें ताकि उनको इसका बेनिफिट मिल सके। बाकी अगर आपका कोई भी सजेशन है, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड आपका ख़त्म हो चुका है, तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड से रिगार्डिंग अगर कुछ भी और मटेरियल चाहते हैं, कोई और टॉपिक चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और बाकी अगर कोई सजेशन आप देना चाहते हैं रिगार्डिंग टीचिंग एप्टीट्यूड, हमें कुछ और ऐड ऑन करना है तो बताएं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो वो भी आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे हम अपनी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।